जनतंत्र टीवी के विशेष कार्यक्रम कहिए नेताजी में आपका स्वागत है। आज हम जिस शख्स से बात कर रहे हैं उनका नाम है प्रदीप बजाज। वे जाने माने उद्योगपति हैं, वे समाज सेवी हैं और राजनीति उनका शौक है। वो हमारे साथ आज बैठे हुए हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनतंत्र टीवी को समय देने के लिए। प्रदीप जी, क्या अगर आपको तीनों उपमाएँ दी जाएँ तो आप कौन सा पसंद करेंगे? उद्योगपति, समाज सेवी, नेता? समाज सेवी। क्यों? बचपन से ही हमारा जो है पब्लिक सेक्टर में काम करने का शौक रहा है। शुरू से ही मुझे ये रहा है कि किसी की भी, मैं राह चलते आदमी की भी मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ। मेरा ये मानना, हम सनातनी हैं, सनातन धर्म में हमें ये सिखाया गया है कि हमें हर आदमी की मदद करनी चाहिए। आज के जो नेता हैं वो या कोई भी हो, सामान्यतः अपने को सनातनी कहता है, लेकिन सनातन धर्म का वो क ख ग भी नहीं जानता। सनातन धर्म में ये है कि हम, हमारे दरवाजे हमारा बड़ा से बड़ा विरोधी आ जाए, उसको भी हम अपने में समाहित कर लें, आत्मसात कर लें। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर आधारित है सनातन धर्म। ठीक है। अच्छा प्रदीप जी, आप 77 में विधायक भी रहे, जनता पार्टी के समय में आप राजनीति में भी हैं, अभी भी कहा जाता है कि सक्रिय हैं। तो अभी क्या अंतर आप देखते हैं पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में? पहले समाज सेवा थी, आज व्यापार हो गया है, ये अंतर है, बेसिक अंतर। आपको प्रदीप जी, आप तो बहुत चीज़ों को करीब से देखते रहे हैं, क्या लगा है कि जो राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति में पैसे का दखल, राजनीति में भ्रष्टाचार, ये पहले से था कि क्रमबद्ध ढंग से आता गया? नहीं, क्रमबद्ध तरीके से आया है। सबसे पहले हमने देखा है, बचपन से हमने इन चीज़ों को देखा है। 1996 में जब जोड़ तोड़ करके कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, 100 करोड़ रुपया खर्चा करने का आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं, उसका सबूत दे सकता हूँ अगर कोई मांगेगा तो। कल्याण सिंह ने दुनिया का हर भ्रष्ट कार्य किया मुख्यमंत्री बनने के लिए। राम का नाम बेचते रहे। जब पद से हट गए मुख्यमंत्री के, वो 1 मिनट भी बिना सत्ता के रहने वाले जीव नहीं थे। तो नेताजी पहले अपनी पार्टी बनाई, असफल हो गए, तो नेताजी की गोदी में आके बैठ के लाल टोपी पहन लिया उन्होंने। बहुत बड़ी आकांक्षाएं थी उनकी, वो पूरी नहीं हुई, तो नेताजी पर गद्दार होने का आरोप लगा करके फिर वापस भाग गए। जी, बीजेपी से जब वो मुख्यमंत्री के पद से उनको हटाया गया, तो उसके बाद अपनी पार्टी बनाई और पब्लिकली ये कहते रहे वो कि इतना बड़ा गड्ढा खोदो और उसमें इतना नमक डालो कि बीजेपी पूरी गल जाए, हड्डी तक न बचे। अच्छा, धर्म तो पहले भी था, पॉलिटिक्स में धर्म एक व्यक्ति का जब अंग है तो कैसे राजनीति से अलग हो सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है बजाज साहब की धर्म का राजनीति के लिए सीढ़ी की तरफ उपयोग कब शुरू हुआ? इसने शुरू किया कल्याण सिंह ने। हाँ, राम में कोई आस्था नहीं थी उनकी। क्यों? राम में अगर आस्था होती तो वो पद छोड़ के, पद जब नहीं था उनके पास तो भागते नहीं बीजेपी को छोड़कर। हाँ, राम में उनकी कोई आस्था नहीं थी। राम को कभी कोई जाति में बांटता रहा, कोई कुछ कहता रहा, कोई कुछ, कोई कहे राम राजपूत हैं। अभी आजकल संजय निषाद से शादी हुई है बीजेपी की। संजय निषाद कहते हैं कि वो श्रृंगेरी ऋषि के निषाद पुत्र थे, वो माने निषाद जाति के थे राम। अच्छा, हाँ, और श्रृंगेरी ऋषि वो निषाद थे? हाँ, और उनके वो पुत्र थे। और जो आजकल सरोगेसी से वो बच्चे पैदा होते हैं दूसरी माता के गर्भ से, तो राम भी वैसे ही पैदा हुए थे। ऋषि ने दिया था माता कौशल्या को खीर का कटोरा, और वो खाने से वो राम पैदा हुए। हाँ, तो राम की आस्था बीजेपी में कहाँ है? नहीं, तो जो संजय निषाद ने बयान किया, खैर वो तो राम सेतु पे जब लोगों ने सवाल उठाया तो कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने बड़े कटघरे में खड़ा किया। तो आपको लगता है संजय निषाद पे कुछ उन्होंने उनकी बात पे आप सुन के अनसुना कर दिए? निषाद के नाम पर उनको, उनसे शादी की, 18 या 16 सीट दी। निषाद ने सब सीटें बेच दी 2 सीट छोड़ के। हाँ, वो 2 में भी एक अपने लड़के को लड़ाया, बाकी सब ठाकुर ब्राह्मण और विभिन्न
जातियों के लोगों को टिकट बेची उसने। हाँ पार्टी निषाद की है, लड़ सारे भाजपा के ही लोग रहे जी हैं। जी जी। ठीक है, ये जो आप देखते हैं सर, जो छोटे छोटे दलों का, अखिलेश यादव ने भी तमाम लोगों से गठबंधन किया, ओम प्रकाश राजभर से किया, संजय चौहान से किया, कृष्णा पटेल से किया, जयंत चौधरी से किया, इन सब लोगों से किया। तो क्या आपको लगता है जो छोटे दल होते हैं ये पूरी पॉलिटिक्स पे हावी हो जाते हैं एक छोटा सा अंग लेके? भाई ये अखिलेश जी की मजबूरी थी, क्योंकि जातिवाद होने का आरोप लगाते हैं अखिलेश जी पर, मुलायम सिंह जी पर। सबसे बड़े जातिवादी ये हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर रामनाथ कोविंद जी को नामित किया गया, और बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाने के लिए नामित किया है। आपको ये कहना चाहिए कि हमने योग्यतम व्यक्ति को, देश के योग्यतम व्यक्ति को हमने राष्ट्रपति के लिए नामित किया है। आपको लगता है कि आज की जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें जात हावी है, धर्म हावी है, हर चीज को कोई चीज बेच करके वोट में तब्दील कर लिया आपका जाए? स्वार्थ जिस चीज से सिद्ध होगा आप वो बेहिचक कहने में हिचकेंगे नहीं, कुछ भी किसी के बारे में कह देंगे। मुलायम सिंह जी के बारे में कुछ भी कहा जाता है। मुलायम सिंह राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो वास्तव में राजनीतिक व्यक्ति है वो द्वेष नहीं रखता किसी से। जो गैर राजनीतिक व्यक्ति आ गए हैं, एन केन प्रकार सत्ता में बैठ गए हैं, वो द्वेष की राजनीति करते हैं, मार दो, पीट दो, ठोक दो। विद्वान विनम्र होता है, बड़ा आदमी विनम्र होता है, शिक्षित आदमी विनम्र होता है। बजा साहब, आप तो हर दल के साथ आपके संबंध रहे हैं, नेताओं को जानते हैं, इतना मोहित क्यों है मुलायम सिंह यादव पे आप? नहीं, मोहित नहीं है, मैं उनको जानता हूं व्यक्तिगत रूप से। मुलायम सिंह जी ने जो भी सीनियर लीडर्स हैं आज, जिनको सत्ता के बाहर जबरदस्ती कर दिया गया है, वो सब अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं। जैसे आडवाणी जी को ही लीजिए, आडवाणी जी बड़े लोग। आडवाणी जी को कभी आपने जातिगत आधार पर बात करते नहीं सुना होगा। अटल जी को बीइंग ए ब्राह्मण कहीं ये नहीं कहते सुना होगा कि मैं ब्राह्मण हूं। उनके दरवाजे पर हर आदमी को सम्मान मिलता था। प्रदीप जी, अब आज के चुनाव में, आज चुनाव हो रहा है, आप बनारस में हैं, जो गढ़ माना जाता है कि प्रधानमंत्री यहाँ पे रोड शो करते हैं, अखिलेश यादव रोड शो करते हैं, सारे राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। आपको क्या लग रहा है, चुनाव मुद्दों पे ही हो रहा है या मुद्दों से डिरेल कर दिया गया है? मुद्दों से डिरेल है। आपको बनारस के बारे में बता दूं, आप बनारस की चर्चा की है। गांधी जी के नाम पर यहाँ का मंदिर का परिसर तोड़ा गया, और जितना भ्रष्टाचार हो सकता है उतना किया गया। 5 साल पहले जो योगी जी की सरकार आई, तो इन लोगों ने ये सोचा कि एक प्लान किया कि हिंदुस्तान में जनता धर्म भीरू है, धर्म के नाम पर जितना घोटाला करो जनता कुछ बोलेगी नहीं। कुंभ मेला 4000 करोड़ की लागत से कराया योगी जी ने। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग की रिपोर्ट आई है कि भ्रष्टाचार हुआ है, जो सर्वाधिक हिंदुस्तान में सरकारी मान्यता प्राप्त एजेंसी है। आपको लगता है सनातनी विरोधी है क्या सरकारी? है सनातन विरोधी है ही है। ये कखा गगा नहीं जानते, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। अच्छा, आप एक चीज पे आप और बड़ा आपत्ति आपने जताई कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की पूजा की, उस समय नहीं उचित था, समय अनुकूल नहीं था। क्या दिक्कत थी, क्या कंट्रोवर्सी हो गई थी? कंट्रोवर्सी ये है कि हमारे सनातनी परंपरा में ये व्यवस्था है कि जन्म और मृत्यु दोनों स्थिति में 10 दिन तक सूतक लगता है। जो अर्चक था उसके सगे भतीजे का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उसका सगा भतीजा का, जो उसके बड़े पिताजी का परिवार मध्य प्रदेश में रहता है, एक्सीडेंट की सूचना मिली, वो अर्चक तुरंत गया। रास्ते में उसको सूचना मिली कि वो मर गया। फ्यूनरल में वो वहां मौजूद था, और 10 दिन पूरा नहीं हुआ था, उसके बाद उसने प्रधानमंत्री की पूजा कराई, 17 मुख्यमंत्री की पूजा कराई, 3 उप मुख्यमंत्री की पूजा कराई, सैकड़ों मेयरों की पूजा कराई। तो अनर्थ तो होना ही है। प्रदीप जी, जो घोषणा पत्र हम लोग बनाते हैं, सभी राजनीतिक दल बनाते हैं, उसमें कोशिश होती है कि समाज के हर वर्गों का हित समाहित करके एक चेहरा पेश कर दिया जाए पार्टी का कि वो क्या करेगी। आपको लगता है जिस तरह से ताबड़तोड़ घोषणाएं हो रही हैं, डीजल फ्री, पेट्रोल फ्री, बिजली फ्री,
पेंशन फ्री, तो ये संभव है या ये सिर्फ एक लोक लुभावन वादा है? देखिए, जहाँ तक अखिलेश जी का सवाल है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। वो जितनी बात कहेंगे उसको करेंगे, न करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। हाँ। तो आपको लगता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि, लेकिन बाकी राजनीतिक दल भी तो अच्छे होंगे, आप तो सबके साथ रहे देखिए, हैं सर। घोषणा पत्र का जहाँ तक सवाल है, समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, एक संत ज्ञानेश्वर फिल्म आई थी हिंदुस्तान में, भगवान कृष्ण का के सबसे ज़्यादा फॉलोअर महाराष्ट्र में है, पंढरपुर एक जगह है, उसके फॉलोअर हैं। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी यात्रा पंढरपुर के लिए निकलती है। वहाँ एक संत ज्ञानेश्वर हुए। तो जो अखिलेश जी का सोचना है कि ये तो हम एक फॉर्मेलिटी के लिए निकालते हैं घोषणा पत्र, लेकिन उनके दिमाग में जो सेट है वो ये है कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले लगाते चलो। यही हमारा घोषणा पत्र है। इसी को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे तो कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर कोई रहेगा ही नहीं। शायराना अंदाज में आपने बहुत शायरी में, गानों में अपनी बात आपने कह दी। यही सत्य है। हाँ। ये सत्य नहीं, ठीक है सर। आप थोड़ा सा जिक्र कर रहे थे कि जैसे धर्म का, क्या आपको लगता है जिस तरह गोरक्षा की बात होती है, गंगा रक्षा की बात होती है, मंदिरों का निर्माण होता है, बीजेपी का कहना है साहब हमने हर क्षेत्र में काम कर दिया, काशी विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बना दिया, राम मंदिर का निर्माण कर दिया, देश भर में एक लहर है, हिंदुत्व की वाली सरकार है, तो इसको लेके विपक्षी समाजवादी खास तौर से बौखलाए हुए हैं और उनके पास कोई उपाय नहीं, वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में आरोप लगा रहे हैं। आप ये तस्वीर आदि शंकराचार्य की है, 2500 वर्ष पूर्व इन्होंने चारों सांकर पीठ की स्थापना की थी। ये दंडी स्वामी है। मंदिर में जो नया कॉरिडोर बना है, उस कॉरिडोर में इनकी मूर्ति लगाई गई है, उसमें दंड है ही नहीं है। हाँ, इससे बड़ा अपमान आदि शंकराचार्य का हो ही नहीं सकता। हाँ। नहीं, दांडी स्वामी लोगों की तो प्रमुख दंड ही धारण करते हैं। हाँ। वो हाँ, दंड है ही नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? वो अज्ञानी है, कुछ जानते ही नहीं। तो ये क्या, ये तो जो आप बता रहे हैं साहब, ये तो धर्म गुरु ही हैं जो धर्म की नई परिभाषा कर रहे हैं। हाँ। तो इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि चुनाव में ये सब रिफ्लेक्ट हो रहा है? ये सब प्रायोजित है बीजेपी के द्वारा। हाँ, ये सभी जो है सो कॉल्ड गुरु हैं, ये प्रायोजित है। आपने कभी अपने जीवन में सुना है कि जो चिता जल रही है, जो अग्नि को साक्षी मान के विवाह होता है, 7 फेरे होते हैं, कभी आपने सुना है कि कोई 100 की परिक्रमा करके और शादी करा दे? मुरारी बापू ने एक सनातनी गुजराती परिवार में शादी कराई, 100 की परिक्रमा करा के। तो आपको मतलब धीरे धीरे सनातन को बाहर करना चाहते हैं ये अपने हिसाब से उसकी परिभाषा गढ़ना चाहते हैं। वो संभव हिंदुस्तान में नहीं है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि जो चुनाव है, चुनाव में सबसे ज्यादा अपीलिंग मुद्दा क्या है इस बार? सबसे ज्यादा जो जनताओं को, मतदाताओं को बूथ तक पहुंचा रहा क्या है? देखिए, ऐसा है, ये दुनिया भर की चीजें बना रखे हैं, पन्ना प्रमुख है, वो कुछ नहीं चलने वाला है। फैक्ट क्या है कि कोविड के समय इनकी और असलियत खुल गई है। ऐसा थोड़ी नहीं कि जो आरएसएस का आदमी था उसके घर में कोई नहीं मरा, ऑक्सीजन से लोग मरे, कहीं हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हुआ। तो इससे तो प्रभावित सभी लोग थे। 800, 1000, 1500 किलोमीटर चल के लोग पैदल आए हैं। वही आज यूक्रेन में हो रहा है। बॉर्डर पर जाने के लिए इस समय ठंडा है काफी, वहां बर्फबारी हो रही है। बच्चे 800 किलोमीटर पैदल चला, 800 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। कोई उसका माई बाप नहीं है। दुनिया के हर विकसित देश अपने नागरिकों को निकाल ले गए 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले। आपको होश ही नहीं है। इन्होंने बात तो की, पुतिन से बात की। बात आज करने से क्या होता है? जब वार चालू हो गया, वार के पहले लोग निकाल ले गए। सब मालूम था, सबको मालूम था। कोविड के समय, कोविड जब स्टार्ट हुआ था फर्स्ट फेज, किसी ने दिवाली नहीं मनाई, सॉरी होली नहीं मनाई। प्राइम मिनिस्टर ने होली नहीं मनाई, राष्ट्रपति ने नहीं मनाई, डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं मनाई। यानी आप अवेयर थे। भले एक भी कोई घटना नहीं हुई हो, कोई केस न फाउंड हुआ हो, लेकिन आप
अवेयर थे कि ये घटना होने वाली है। होली के समय लोग घर जाते हैं, प्रवासी लोग अपने अपने घरों को जाते हैं। आप उस समय एक्स्ट्रा गाड़ियां चला देते, सबसे अपील करते कि इतनी गाड़ियां हैं, फ्री में आप अपने घर जाइए, और जब हमारी एडवाइजरी जारी होगी तभी घर से वापस लौटिएगा। नहीं तो आपको लगता है सारा मिसमैनेजमेंट था? मिसमैनेजमेंट है, यूक्रेन में भी फ्लॉप है, सब जगह। तो ये चुनाव का मुद्दा बन पाता है अंत में? आप ये सोचिए, हर माँ बाप के पास पैसे नहीं होते बच्चों को पढ़ाने के लिए। कोई उनकी पीड़ा देखिए, कोई खेत बेचता है, कोई कुछ करता है। यूक्रेन से जो बच्चे वापस आएंगे ना, 90% बच्चे दोबारा पढ़ नहीं पाएंगे। मेडिकल में पास होने का ख्वाब खत्म हो जाएगा उनका। नहीं, आज तो योगी जी मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि उन बच्चों से अरे बच्चों से मिलकर क्या करिएगा? उनका दुख दर्द जानेंगे। क्या दुख दर्द जानेंगे, क्या कर लेंगे योगी जी? हाँ। सर अच्छा, मैं आपसे कहूं कि आप जैसे आपने कई चुनाव देखे, कभी बोफोर्स का मुद्दा हावी हो जाता है, इस चुनाव में आपको सबसे बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है कि क्या चीज वो है जो पूरे चुनाव पे? मैं नाम लेके कह रहा हूं, बोफोर्स का मुद्दे की चर्चा की, प्लांटेड मुद्दा था वो। गुरुमूर्ति, अरुण जेटली, अरुण शौरी, तीनों का सामूहिक वो था वो। अच्छा, नहीं तो वो मैं कह रहा हूं, इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जो पूरे चुनाव पे आपको लग रहा है हावी पड़ रहा है? हावी पड़ रहा है, लोग बेरोजगार हैं, खाने को मर रहे हैं, बच्चे बेरोजगार हैं, उनका उम्र पूरा हो गया। एक बच्चा बनारस, मान लीजिए जो अध्यापकों की परीक्षा आप ले रहे हैं, आधी लड़कियां हैं, आधे पुरुष हैं। लड़कियों में भी 50% से ऊपर ऐसी हैं जिनको साल भर का बच्चा है, 6 महीने का है, 2 बरस का है। बनारस की लड़की का सेंटर आप गाजियाबाद कर दे रहे हैं, टाइम बाउंड रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं, परीक्षा कैंसिल हो जा रही है, पर्चा आउट हो जा रहा है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अच्छा, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, आपको लगता है क्या असंभव है? संभव है, कोई चीज असंभव नहीं है। फिजूल खर्ची अगर हम रोक दें तो। नहीं तो मैं वही आपसे जानना चाह रहा था बजाज साहब, एक आखिरी चीज आप बता दीजिए, इस चुनाव में आपको सबसे बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि लोग बेहाल हैं। बेहाल हैं लोग, किसी तरीके से भगवान के भरोसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाँ। सरकार का कहीं कोई रोल नहीं, कोई योगदान नहीं है। उनका कहना था हम बुलडोजर लेके चलते हैं, माफियाओं के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, इसीलिए तमाम लोग। माफिया किसने पैदा किया? आज आप बात कर रहे हैं, वो देशद्रोह की बात कर रहे हैं। 96 में अपनी सरकार बचाने के लिए कल्याण सिंह जी ने एक ऐसे आदमी को राज्यसभा में भेजा जिसके ऊपर आईबी की रिपोर्ट थी कि ये देशद्रोही है। कौन? देशद्रोह की समरिजवी था। अच्छा। हाँ, देशद्रोह की गतिविधियों में लिप्त है, उसको भेजा। आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे काम करेंगे? अब काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ा पाएंगे। तो राम मंदिर का मुद्दा? राम मंदिर है, मंदिर बन रहा है, लेकिन ट्रस्ट में पूरे वही लोग जो है वो घोटालेबाज लोग ट्रस्ट में हैं। हम सनातनी हिंदू हैं, 4 सांकर पीठ है। आदि शंकराचार्य ने इन 4 सांकर पीठों में 4 आचार्य स्थापित हैं। अगर हमारे उत्तर भारत में अगर राम मंदिर है तो आपको उत्तर भारत के जो स्थापित शंकराचार्य हैं उनकी अध्यक्षता में वहां बनाना चाहिए। उनसे बड़ा धर्माचार्य कौन है इस देश में? उनसे बड़ा धर्माचार्य कौन है? आप बात करते हैं भगवान राम, भगवान राम। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। जिन मर्यादाओं का उन्होंने पालन किया, आप उन मर्यादाओं को पालन करिए ना। तो आपको लगता है ये सब चीजें चुनावी मुद्दा होंगी? धर्म, बेरोजगारी, सारी मुद्दों पे लोग वोट करेंगे इस बार तो। उनसे तंग आ गए हैं लोग, आज ही जा गए हैं। हाँ, आप ये कल मैं गया था अखिलेश जी को एयरपोर्ट पर सवेरे, जब वो चुनाव के लिए जा रहे थे। 17 हेलीकॉप्टर खड़े थे। एक अखिलेश जी का माइनस कर दीजिए, 16 हेलीकॉप्टर थे। 4 चार्टर्ड फ्लाइट खड़ी थी। प्रधानमंत्री जी का प्लेन था, प्रधानमंत्री जी के 6 हेलीकॉप्टर खड़े थे। तो मतलब
ये भारी पड़ जाएगा चुनाव में? निश्चित रूप से भारी पड़ जाएगा। तो उनके लिए प्लस है बीजेपी के लिए, जब इतने स्टार कैंपेनर आए हैं, लोग आए हैं। स्टार कैंपेनर से पब्लिक वोट नहीं देगी। जो भूखे मर रही है वो कहां से उनको वोट देगी? हाँ, ये सब कहीं चलने वाला नहीं कुछ नहीं चलने वाला है। जिनको आप फंसा के ले आए कि तुमको हम राज्यसभा में भेज देंगे, तुमको गवर्नर बना देंगे, आप नहीं बनाए, कितना दिन झांसे में आप रखिएगा? आया राम गया राम हो रहा है। 10 वहां से आ रहे हैं, 10 नए घुसा रहे हैं। चलिए, तो ये सब बनारस से शत्रुत प्रकाश गए, पुराने समाजवादी साथी हमारे। हम जहां तक समझते हैं कि उनको राज्यसभा में भेजने का आश्वासन है। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। वो इस जन्म में तो वो नहीं जा पाएंगे राज्यसभा में बीजेपी से। इसी तरीके से झांसा देते रहते हैं सब। नाराज है ज्यादा सिस्टम से आप बहुत ज्यादा नाराज हैं, कुछ ज्यादा तलखी भाई आप देखिए ना, काशी में जहां आप कहते हैं कॉरिडोर बनाया, क्यों हार रहा है उनका आदमी? आपको क्यों वोट मांगना पड़ रहा है? कभी प्रोसेशन में अपने जो निकाल रहे हैं उसमें कभी उतर के चाय वाले के यहाँ चाय पी रहे हैं, कभी पान वाले के यहाँ जाके पान खा रहे हैं, क्या है? हाँ? कभी शहर में आप घूमते नहीं। उनका बाकायदा पीएमओ बना रखा है कोई, वो सब फर्जीगिरी है, कुछ नहीं है। 4 साल पुरानी घटना बताऊं इसी कॉलोनी की आपको। सीवर 1 महीने से बह रहा था, कोई सुनने वाला नहीं था, कमिश्नर डीएम ये सब। मैंने प्राइम मिनिस्टर के घर में फोन मिलाया और जरा तेज आवाज में कहा बात कराओ हमारे सांसद से। आधी घंटा में डीएम, नगर आयुक्त, जेसीबी, 250 मजदूर, 10-5 इंजीनियर आ गए और ठीक हो गया। इसका मतलब प्रधानमंत्री काम तो करते हैं ना। काम क्या करते हैं? हाँ, तो हर आदमी थोड़ी ना प्राइम मिनिस्टर के घर में फोन मिला लेगा। हाँ, हर आदमी थोड़ी ना फोन मिला लेगा प्राइम मिनिस्टर के घर में। तो आपको लगता है ये सारे मुद्दे हावी होंगे? सब हावी हैं। जनतन टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। आप व्यस्त हैं, हम देख रहे हैं, बाहर बहुत से लोग लाइन लगा के आपसे खड़े हुए हैं मिलने के लिए। तमाम पार्टी के वर्कर्स भी आए हैं, तमाम समाज सेवी लोग भी आए हैं। तो कुल मिलाकर इनका यही कहना है, एक बात इन्होंने जोरदार कही है कि जनता त्रस्त है, और जब जनता सामने आ जाती है तो किसी भी पार्टी का कोई विकल्प नहीं काम करता। हालांकि इन्होंने संकेत दिया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने स्टार प्रचारकों की एक लंबी फौज उतार रखी है, जो हेलीकॉप्टर लेकर लगातार सरकार की रीतियां नीतियों का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अभी तो वक्त ही बताएगा कि 10 तारीख को परिणाम किसके पक्ष में जाता है। कैमरामैन सेरा सिंह के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, वाराणसी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।